तो यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 लॉ हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। ठीक है, तीनों को अच्छे से समझना है। ठीक है, बात तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। रेस्ट एंड मोशन में ही पहला लॉ का बात किए थे, जो इनर्शिया का लॉ था, जिसको जड़त्व का लॉ बोलते हैं। जड़त्व मतलब अपने पोजीशन को, अपने सिचुएशन को, अपने स्थिति को तब तक बनाए रखता है जब तक कि कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स। ये पहला लॉ है जो इनर्शिया को समझाता है, इनर्शिया कैरेक्टर को समझाता है। ये एक का नहीं, ये फिजिक्स का नहीं, नेचर का लॉ है। फिजिक्स में और नेचर में एक दूसरे से रिलेट आप कर सकते हैं। आपका भी मन पढ़ने का नहीं करता, कब तक? जब तक कि मम्मी पापा मारे डांटे नहीं, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आप पढ़ेंगे नहीं। सोए हैं सोए रहेंगे जब तक उठेंगे नहीं, कब तक? कोई भी किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अब क्या लगेगा? मम्मी का लगे, पापा का लगे, भाई का लगे, या फिर खुद का लगे। जब तक लगेगा नहीं तब तक उठेंगे नहीं। शक है इसमें? मान लो सोया है, बोलेगा हमको सोना बहुत अच्छा लगता है सर, 10 बज गया, 11 बज गया, अरे भूख तो लगेगा, झटका लगेगा, अंदर से इंटरनल फोर्स बोलेगा आओ उठो, उठना ही पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये कि सिचुएशन हर किसी के साथ एक ही है। वो तब तक नहीं रह, मतलब चेंज चाहता है तब तक कि उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसको नाम जड़त्व, जड़त्व हिंदी है, इनर्शिया। जड़ पेड़ से नाम लिया गया। पेड़ ही ऐसा एक सिचुएशन है जो अपने आप को बहुत बढ़िया से दबा के एक ही स्थिति में रखता, अपना प्लेस को चेंज। ऐसा है ना, आपको एक जगह खड़ा कर दिया जाए पेड़ जैसा, कैसा लगेगा? बहुत खराब स्थिति है ना, इसलिए उसके नाम से नाम रख दिया गया है इनर्शिया, जड़त्व हिंदी में। मतलब अपने नेचर को बचा कर रखना है, अपनी स्थिति को बचा कर रखना है जब तक कि बाहर से फोर्स ना लगे। बस कहानी खत्म। इतना समझ गए आप? दूसरा लॉ यहाँ पर, ये फर्स्ट जो लॉ है ना, ये इंट्रोड्यूस करता है फोर्स को। देयर इज समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी विच एक्सप्लेन अबाउट द फोर्स। ये एक नया क्वांटिटी है जिसके वजह से कोई चेंज आता है। समझे क्या बोल रहे हैं? मतलब ये एक ऐसा क्वांटिटी जैसे कि फर्स्ट टाइम बनाया जा रहा है, तो फोर्स को फोर्स नहीं बोलते हैं, बोलेंगे व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज फोर्स, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। फोर्स कुछ है, वो ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी स्थिति को चेंज करने में हेल्प करता है, कोशिश करता है, कर पाता है, कभी कभी नहीं भी कर पाता है। मान लो दीवार है, हम लगे हिलाने, लगेगा, लेकिन जैसे भी से हिल जाएगा ना। एक सफिशिएंट फोर्स होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे वो कर देगा। ठीक है, तो ये यही एक नया क्वांटिटी आया जो, जिसका नाम क्या हुआ? फोर्स। बात समझ गए? फोर्स का डेफिनेशन ही पहला लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब फोर्स बना तो न्यूटन साहब के सामने अगला टास्क क्या भाई? अगर ये नया क्वांटिटी है, ये नया कोई चीज़ है, तो इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे? आप बताइए, क्योंकि आप ही ने तो बनाया है। लफड़ा समझ रहे हो ना? जब बनाएंगे हम तो बताना हम ही को पड़ेगा कि क्या बनाए आखिर। तब जब फोर्स पैदा हुआ, पहला लॉ से फोर्स पैदा कर दिए। दूसरा लॉ कितना होगा इसका वैल्यू करने के लिए सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओनली फोर्स। समझ रहे हैं? फोर्स बना, दूसरे लॉ से अमाउंट ऑफ फोर्स निकला, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को डिफाइन किया गया किसमें? सेकेंड लॉ में। बहुत ही तीन लॉ हैं, बहुत अभी खड़े खड़े आपको बता देंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे 3 महीना तक, खत्म। सुनिए, सेकेंड लॉ, पहला लॉ स्टेटमेंट है, आप लोग सब लोग जानते हैं। इसका जो सेकेंड लॉ है वो क्या बताया गया कि फोर्स जो होता है ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा?
द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी इज द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इधर देख लीजिए थोड़ा सा। मोमेंटम बताइए। मास इनटू, इसको पी से रिप्रेजेंट करते थे। पी बराबर क्या हो गया? एम भी। मोमेंटम जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई दिक्कत? इसके ऊपर ऐसा लगाते हैं। तो डेल्टा पी का मतलब पी आई, पी एफ माइनस पी आई। हमेशा क्या करेंगे आप? पी एफ माइनस पी आई करेंगे, फाइनल माइनस नहीं रहता। तो मान लो एक बॉल यहाँ है, इसका रफ्तार इनिशियली यू है, मास एम है, थोड़ा सा फोर्स लगाए, फोर्स मतलब किक मार दिया, इसमें रफ्तार बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा ना। तो हो गया एम भी। तो फाइनल कितना? पी एफ कितना? एम भी। पी आई कितना? कोई दिक्कत? तो पी एफ माइनस पी आई करेंगे तो एम भी माइनस एम यू करेंगे, एम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? दैट इज द डेल्टा, सॉरी पी, डेल्टा। तो एफ डेल्टा पी हो गया है एम वी माइनस यू, डेल्टा टी माइनस टी टू माइनस अच्छा टी टू माइनस टी टू हो गया तो जीरो हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन। चलिए, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1, ठीक है? तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, एम वी माइनस यू बाई टी, टी टू माइनस टी वन का चेंज आएगा, टाइम ही आएगा ना कोई, वी माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन, तो एम इंटू, तो फोर्थ थर्ड लॉ पहले लिख लीजिए। कौन सा? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? टू। सबको कुछ भी पूछो, न्यूटन का कोई भी लॉ पूछो एक ही बताएगा, एक्शन इज इक्वल रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन बोलता है। अब अगर इसको हम धक्का देंगे तो ये हमको धक्का देगा, वो पता नहीं देता है, देता है? हाँ, ऐसा नहीं होता है। जानते कब होता है? जब दोनों आदमी हो तब पता चलेगा, फील आ जाएगा। जैसे एक फाइट उसको मारेगा ना तो तुमको 2-4 फाइट खींच देगा तो फिर तुम अब उसके डबल खींच देगा। ऐसे खींचते खींचते दोनों जब तक पड़ेगा नहीं तब तक इक्वल अपोजिट रिएक्शन होना बंद। दीवार बेचारा है तो मार ही नहीं सकता, लेकिन झटका मिलता है, 2-4 फाइट मारो, है कि नहीं है? फील आ जाएगा कि वो मार रहा है कि नहीं, नहीं मारने के बाद भी मार रहा है कि नहीं? समझ रहे ना? उसमें भी नहीं फील आ रहा तो रोड पे ठोको तब समझ में आ जाएगा, गीटी उटी पर ठोको तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। मतलब जैसे भी आप फोर्स लगाएंगे, एक्शन करेंगे, दैट रिएक्ट्स विद द सेम, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लो आप हम इधर से कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है? ये स्टेटमेंट है, ये रियल, ठीक है? तो इसको हम ऐसे समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये है एक टेबल, ठीक है? टेबल का सरफेस जस्ट मान लीजिए ये, इसके ऊपर कुछ रख दिया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। अब इस ब्लॉक ने नहीं चाहते हुए भी फोर्स लगा रहा है। जैसे आपको लगता है कि किसी चीज़ को दबा रहे हैं तभी फोर्स लग रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, जो वजन होता है, अपना आपका भार होता है। जैसे हम खड़े दबा रहे हैं धरती माता को, अभी छत को दबा रहे हैं, थोड़ी देर बाद नीचे जाएंगे तो दबाएंगे, बट ऐसा तो नहीं लगता है कि वो भी हमको दबा रहा है। एक बैलेंस कंडीशन है। अगर यही आप कीचड़ पे चलिए, समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब ऐसे जैसे अभी खड़ा है, यहाँ पर खड़ा, पानी में लोगों खड़ा होकर चल रहे हैं, पॉसिबल है? चल जाएंगे नीचे। मतलब पानी को दबा रहे हैं आप, पानी को दबा रहे हैं, पानी भी आपको दबा रहा है, लेकिन पानी का कहानी कुछ अलग है, वो स्लिप करके अलग हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये टेबल को नहीं चाहते हुए क्या कर रहे हैं? दबा रहा है। तो नीचे एक्ट कर रहा है एक्शन। ये कौन सा एक्शन है?
mg, दैट इज द वेट फोर्स, वेइंग फोर्स, समझ रहे ना, अपना वजन के बदौलत मास m है इसका, इसके हिसाब से mg फोर्स से नीचे की तरफ दबा रहा है। टेबल को लगा झटका, यह टेबल, अब टेबल के ऊपर अब रखे हो तो टेबल नीचे दबने लगा, तो टेबल क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, दैट इज द रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। इसको नॉर्मल रिएक्शन से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। नॉर्मल का मतलब होता है दैट इज परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस। अब ये ऑब्जेक्ट जैसे नीचे की तरफ लगेगा तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऊपर लगेगा, मतलब सरफेस को आपको आइडेंटिफाई करना है कि सरफेस सीधा है, ऐसे है कि ऐसे है, वो जैसे भी होगा उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। अब समझिए, ये सरफेस अगर इसके ऊपर आप हाथ लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है तो परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, अगर ऐसे रख के इसे फोर्स लगाएंगे तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे आएगा, समझ रहे हैं ना। उसका भी इंक्लाइन प्लेन पे समझाएंगे, बट अभी फिलहाल देख लीजिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको एन से या आर से रिप्रेजेंट करें, आर अभी फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू, दैट इज द सेकेंड लॉ, एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, समझ आ रहा है। डायरेक्शन बताया कि तुम दबाओगे नीचे तो वो दबाएगा, दैट इज द डायरेक्शन, समझ गए। इतनी कहानी है सेकंड लॉ का, ठीक है। हमेशा आप जिधर भी, जैसे ये नीचे दबा रहा था तो ये इसको ऊपर दबा रहा था, हम वर्टिकली अगर इसको ऐसे दबाएं तो ये हमको ऐसे दबाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये लॉ है सेकंड, लिखना है तो लिख लीजिए, टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, छापिए फटाक से, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, हर कहानी में ये आएगा। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आपका सेंटर, जैसे भी किसी चीज़ का सेंटर, अर्थ का सेंटर पता करना है किस डायरेक्शन में है, तो एक किसी भी पत्थर को लटका दीजिए और जिधर जा रहा है उधर देखिए, सेंटर मिल जाएगा, सीधा ऐसे चलते जाओगे सेंटर मिल जाएगा, खोजना है चले जाना है, ठीक है। ठीक है, जाना पॉसिबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। चलिए यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब इसमें, अब इसके अलावा 3 लॉ के और नाम सुने हैं? अच्छा, ये न्यूटन के 3 ही लॉ है ना, एक और सुना है तुम लोग? न्यूटन साहब ये 3 काम नहीं किए। न्यूटन साहब इतना काम करके चल गए हैं कि आप अपने एक लाइफ में पढ़, तो 3 लॉ पढ़ गया, हो गया, न्यूटन साहब बन गए, आप भी न्यूटन बन गए, न्यूटन बन के घूमना आप कल से। हम तो जानते हैं न्यूटन जो बोले थे वही तो जानते हैं, नहीं, बहुत बहुत अलग बात है, ठीक है। ये तो आप सिर्फ छोटे से लॉ जानते हैं जो आपके सिलेबस में है, बहुत बहुत, मतलब जैसे ग्रंथ समझते हैं, ग्रंथ साइंस का ग्रंथ है उनके नाम से, नहीं सब कैसे पढ़ सकता है। हम तो बोल रहे हैं कि एक लाइफ में नहीं पढ़ा जा सकता, तो मेरा लाइफ थोड़ी ना 3-4 लाइफ का है, थोड़ी ना 2-3 लाइफ बिता का है, ऐसा है। हम भी अपने हिसाब से जितना जानना की ज़रूरत है उतना पढ़े हैं, ठीक है। अब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारा, ये लॉ ही नहीं है, बहुत सारे लॉज आता है, ठीक है। तो अभी आपके सिलेबस में जो जो मिलेगा आप पढ़िएगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप न्यूटन को इतना हल्का में नहीं लेने का, ये 3 ही लॉ के हिसाब से उनको समझने का, ठीक है, बहुत बड़ा है। हाँ, ड्राइंग खराब नहीं करने का, महा खराब बन गया, इसको नहीं बोलेंगे। अच्छा, हम लोग बना दिए हैं, कॉपी से थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके दिखा दीजिए हमको, गुड। इधर देखें, तुम्हारा इतना छोटा है कि दिख नहीं रहा है, मतलब ख़राब है। इसका ठीक है, तुम्हारा, तुम लोग अभी सरफेस ही बना रहा है। अरे बनाओ ना, छोटा से बड़ा से क्या है, प्लेन कैसा भी हो सकता है, जरूरी ऐसे ही बनेगा, इसे थोड़ा सा ज़्यादा वर्टिकल भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। छापने का मतलब ऐसे ही कॉपी नहीं करने का। देखो mg के बारे में बोले, ये जो प्लेन है ना, ये ग्राउंड का लेवल है, तो ग्राउंड के ऊपर वर्टिकल को क्या बोलते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ना, तो g क्या बोले थे कि जो वेइंग फोर्स है ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज वर्टिकल। तो यहाँ से क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जितना खींचना खींच लीजिए, इस पे बनना चाहिए परपेंडिकुलर। अगर आइडिया नहीं मिल रहा है तो यहीं से परपेंडिकुलर इसके सेंटर से मिला दीजिए, समझ गए। दूसरा क्या बोले कि नॉर्मल फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, mg है, नॉर्मल इज एक्ट ऑन द
परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस तो आपका ये है ना, सरफेस को दबा रहा है ये, तो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर ये, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, दिख नहीं रहा था हमको, तो ये सेंटर है, ऑब्जेक्ट के सेंटर पे बता दिए हैं। ये है नॉर्मल फोर्स, ये है mg। ठीक, अच्छा आप लोगों को यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा चीज़ फिर हम पूछते हैं। ऐसे बता दिए हैं, ये बात वेक्टर का है, बट फिर भी ये है F1, ये है F2। किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग जाए, इधर उनको थोड़ा सा पीछे से खड़ा होकर पढ़ोगे नींद मारते रहता है उस, ठीक तो बैठा है यार, फिर भी नींद आ रहा है। पानी मारो, पानी पानी आँख पे दो फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे तो ऑब्जेक्ट दो पार्ट में तो नहीं जाएगा, जाएगा एक ही जगह। तो ये दोनों वेक्टर को हम लोग जोड़ते कैसे हैं बता चुके हैं, एफ नेट बताए थे कैसे जोड़ना है, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 कॉस थीटा। आप ही बताइए थीटा क्या होता है। हाँ मैंने कॉस में जो थीटा है वो थीटा कहाँ से आता है, इधर कहाँ है थीटा है? थीटा कहाँ रहेगा बताइएगा, तो नहीं लिखेंगे हम। थीटा कहाँ बनाए, ये कहना चाह रहे हो, तो नाम दो ना F1 F2, द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वही होता है। तो आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं किसी फोर्स को। ठीक है, स्पेशल कंडीशन बताया था कि दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो, F1 और F2 सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा कितना, 0 है ना। cos 0 का वैल्यू 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट गया तो F1 प्लस F2। मतलब जब ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाए, डायरेक्ट जोड़ने का। समझ आ रही है? हाँ बोल रहे, समझ आ रहा है। cos 0 डिग्री कितना, 1। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर, इसको ए माने इसको बी माने, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, इसको ए माने इसको बी माने 2ab। ये मैथ में एक फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए मतलब F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वो टोपी दिख रहा है रूट वाला, रूट और उसका स्क्वायर गया तो बचा क्या, F1 प्लस। तो जब सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे आप, डायरेक्ट जोड़ देंगे, देयर इज नो एनी फार्मूला। फार्मूला से ही आया है बट आप डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इतना बड़ा लेंदी फार्मूला की जरूरत। ठीक, अगर ये दोनों फोर्स दोनों अपोजिट हो जाएं, F1 इधर हो F2, तो एंगल कितना, cos 180 कितना, -1। अब ये सब पढ़ जाओ यार, 180 माइनस इधर पहले 1 था, अभी क्या कर डाल दिए माइनस, इंटू करते ही पूरा साइन माइनस कर देगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से अब बन जाएगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट गया तो a माइनस। तो अब डायरेक्ट क्या करने का, F1 में से F2 को घटाने का। जो बड़ा है उसको, हाँ आप जो घटाइए, घटाने का तरीका है। जैसे मान लो कि ये फोर्स पता है 10 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन है, करने का नहीं कि बड़ा में से छोटा, आप घटाइए ना, आंसर खुद करेगा। अगर इसको प्लस माने हो तो ये माइनस दे देगा, -10 मतलब इधर प्लस दे दिया मतलब उधर ही जिधर से आप चाहते थे। नहीं समझे क्या बोल रहे हैं, और साइन दे देगा तो समझ आएंगे कि उल्टा। अरे देखो वो कौन घूम रहा है यार, वो लोग तो इधर ही आता है। चलो ये समझ गए, दो चीज़ तो एकदम आसान है, जोड़ देंगे डायरेक्ट, एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो अपोजिट होगा घटा देंगे। 90 होगा तो क्या करिएगा, मतलब ये फोर्स ऐसे और ये फोर्स ऐसे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 कितना, कॉस 90, तुम बोलो कुछ अद्भुत आंसर कर रहा है।
हम लोग को मज़ा आएगा। 0, ठीक ही बोल रहे हैं। cos 90 0, पूरा कहानी 0 गया। तो F1 और F2 का दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ने की पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, √(f1² + f2²। इसमें 2F1 F2 खोजने का जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है कहानी यहाँ तक। तो ये 3 सिचुएशन। बाकी अगर कोई और एंगल मिला बिटवीन द 2 फोर्सेज या बिटवीन 2 एनी वेक्टर क्वांटिटी, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? समझ रहे ना? यही कहानी अब यहाँ है। अब इसको और आसान करते हैं कि हम अपने हिसाब से फोर्सेस को बांट देंगे। मतलब हम अगर बोलें कि एक फोर्स इधर है, दूसरा इधर है, तो इसका इधर ही कितना, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स बता देते हैं तो दोनों डायरेक्ट जोड़ने का। अभी इसके बीच में अब अगर एंगल पता हो तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा हम बता देंगे। बट हम ऐसे नहीं करते, हम लोग कुछ अलग तरीके से इसको सीखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको देखिएगा, इसको अब कंपोनेंट तोड़ेंगे। ऐसे यहाँ से ये पैरेलल ऐसे खींच दिया, ये लाइन, इस लाइन में कोई फर्क, पैरेलल है तो एक ही चीज़ है। ये mg यहाँ पर इस पॉइंट से जहाँ से ये रेड लाइन हम खींच रहे हैं, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है क्या? यही है ना सरफेस। तो परपेंडिकुलर जब है तो हम बताए थे कि जब 2 परपेंडिकुलर के बीच में कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको आप तोड़ सकते हैं दोनों एक्सिस का लॉन्ग। समझ गए? तो अब यहाँ पर कुछ गिवन डेटा रहता है। ठीक है, बिना डेटा का आप नहीं कर सकते हैं। ये एंगल आपको दिया रहता है, दैट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन। ये प्लेन कितना इंक्लाइन प्लेन मतलब है, ये आपको गिवन रहेगा, दैट इज थीटा। थीटा, ठीक है, यहाँ पर ये थीटा है। कभी कभी क्वेश्चन में बदल के ये भी थीटा देगा, तो परेशान नहीं होने का, क्योंकि आपको जहाँ पता है ना कि तो टोटल सम 180 360 180, तो 180 में से घटा लेने का। ये तो 90 ही है, घट के निकल जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये थीटा, तो ये वाला एंगल होता है थीटा। क्या बता चुके हैं या फिर से बताना पड़ेगा? नहीं पता है। ये 90, ठीक, और ये एक दूसरे पर 90 है, तो यहाँ से चाहोगे तो निकाल सकते हो। इस प्लेन को यहीं पे समझ लो, तो यहाँ से इसको आगे बढ़ा दोगे, वो दूर मत काटो। ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, फिर यहाँ पर 90, तो ये वाला थीटा, फिर ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि फॉरवर्ड 90 है तो ये थीटा है, तो ये कहते हैं ना 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एक बार समझाए हैं, नहीं होगा तो वीडियो फिर से बनाना पड़ेगा हमको। अभी समझ गए? थीटा, तो ये अगर mg है, चलिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये 90, ये यहाँ पे 90, ये कितना, ये भी कितना 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत? ये है 90, ये थीटा, ये कितना, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे था ना, ये वाला, यहाँ से क्या कर दिए ऐसे, तो यहाँ से जब ऐसे कर दिए तो ये कितना, ये 90 माइनस, तो ये कितना, ये कितना, तो वही तो हम थीटा लिखे हैं। समझ गए? बहुत लोगों को नहीं पता है, हम सही बोले तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि थीटा क्यों, बट आप भी मान लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये है 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसको मत मान देना, ये तो परपेंडिकुलर है, 90 है तो 90 माइनस थीटा 90 और सब जोड़ जाड़ के 180 मिला लेना, ये थीटा बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर थीटा, तो इस तरफ कंपोनेंट इसका टूटेगा तो क्या होगा, mg cos, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसका इस साइड कंपोनेंट, क्योंकि यही दोनों 90 बना रहे हैं, तो एक उधर टूटेगा और एक इधर, क्या होता है, ये तो हम रटा चुके हैं, तुम लोग सपना में भी बोलता होगा, mg sin थीटा mg cos थीटा, cos थीटा किधर, जिधर थीटा बनेगा।
इसका 2 पार्ट टूट गया, मतलब इसका कोई काम। चलिए, इधर में कोई फोर्स लग रहा है, इधर में लग रहा है, कौन, नॉर्मल लग रहा है। चलिए, नॉर्मल के बारे में बताया गया कि नॉर्मल जो फोर्स होता है ये इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो इसके अपोजिट वाला कौन सा फोर्स है? तो n बराबर कितना आपका mg cos। कोई दिक्कत यहाँ तक? नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं। इस प्लेन के अलावा कितना फोर्स? mg sin। कोई पूछे कि इधर कितना एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट खिसक रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा। ये पहले छापिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा और अच्छे से। यहाँ पर हम ये वाला एंगल हमको कंफ्यूज कर देगा तुम लोगों को। ये 90, ये वाला 90 माइनस, हाँ सही बोला, ये 90 माइनस ये 90। तब तक आप फ्रिक्शन नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये है कि अब इस पे ये जितना है उतना ही ये है, तो ब्लॉक ना तो इधर जाएगा ना तो जाएगा। ऐसे ही जानते हैं ना हम लोग, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो इस डायरेक्शन में किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट में किसी तरीके का कोई मोशन, अब इसमें एक ही फोर्स है जो अनइक्वल, मतलब ये इक्विलिब्रियम नहीं है। इधर फोर्स लग रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब अगर इधर फोर्स है तो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के काम आएगा। वो कितना एक्सेलरेशन करेगा देखिए, तो F बराबर क्या होता है? mg साइन थीटा। यही फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर, F यही लग रहा है ना। हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, ma के बराबर होता है। यहाँ तक दिख रहा है ना उसमें, थोड़ा छोटा लिख देते हैं। F बराबर mg साइन थीटा, और F बराबर हम लोग क्या जानते हैं? ma। तो दोनों बराबर होगा। m से m को उड़ा दीजिए, एक्सेलरेशन कितना? g साइन थीटा। कोई दिक्कत? मतलब ये ब्लॉक g साइन थीटा का रफ्तार एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ खिसकता हुआ चलाएगा। इफ देयर इज नो एनी फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन। कोई दिक्कत? तो एक्सेलरेशन इसी से रिलेटेड अब आपको क्वेश्चंस आएंगे। कभी कभार फ्रिक्शन आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। ठीक है, सर ऐसे जब भी पढ़ते हैं तब फ्रिक्शन गायब ही रहता है। अभी इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में देयर इज नो एनी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आने का कोई सवाल नहीं है। जब मिक्स, अब क्या होता है कि जब बहुत सारी चीज़ चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ी बोलेगा कि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन दे रहे हैं, वो तो एक क्वेश्चन बनेगा। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सब अब उसका मर्जी डाल दिया, 4-5 सब आता है आपको, बनाइए। अच्छा सवाल नहीं तो छोटा मोटा सवाल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 2-3 अभी और तरीके का फोर्स समझिए अब, क्योंकि फोर्स पढ़ रहे तो अभी टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ते, क्वेश्चन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम आता है आपको टेंशन से, एकदम मज़ेदार तरीके से समझिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, टेंशन क्या होता है मिटा दे ये। अभी इसके बारे में छोटा सा एक आइडिया है, अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग दे दीजिए टेंशन, और अपने भी ले लीजिए। हाँ, टेंशन मतलब तनाव, हिंदी में लिखिए। टेंशन, जनरली टेंशन लगता कहाँ भाई? तो दिमाग में है ना, दिमाग में नहीं लगता है। इधर फिजिक्स में लगता है रस्सी में, स्ट्रिंग में, थ्रेड में, माने सब एक ही चीज़ है, रॉड में। यहाँ पर हमने लटका दी एक रस्सी। इस सिर्फ रस्सी को लटका देने से कोई टेंशन है इसमें? हाँ देखो, ये उस लेवल का आदमी है हाई लेवल का, मतलब सोचने वाले, इसका अपना वेट भी होगा, उसके वजह से टेंशन होगा। बट हम लोग उतना नहीं मानते, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं। अब इसमें हम लोग क्या लटका दिए? एक हेवी ऑब्जेक्ट। अब हम लोग को लगे कि अब टेंशन आ गया। ठीक है, टेंशन को समझाएंगे। मास m नीचे में लगेगा, ये जितना जोर से खींचेगा उतना ज़्यादा उसमें टेंशन आएगा।
टेंशन भी एक तरीके का फोर्स है भाई, तो इसका भी तो डायरेक्शन होना चाहिए कि नहीं। अब इसका डायरेक्शन ही सभी लोगों को पता नहीं, टेंशन किधर लगेगा बताइए, टेंशन ऊपर लगेगा नीचे लगेगा किधर लगेगा इस राशि में, है ऊपर लगेगा सर। इधर लगेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा यहाँ पर सिंपल सा है, तो आप लोग सोचे कि नीचे लग रहा है इक्वल एक्शन, तो इसका रिएक्शन बना दिया उधर, ठीक है, रिएक्शन नहीं है। अच्छा रस्सी को खींच आप नीचे रहे हो ना, हम फंसा रहे हैं अभी, बता नहीं रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं आप ऊपर, तो हम अब समझाएंगे। देखिए टेंशन का जो डायरेक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको हम इसको क्लियर समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी अंदाजिफिकेशन भी बता देंगे तो मान लेंगे हम, बट आप फील करिए अब इसको। अगर ये एक रॉड है तो अब जब दोनों तरफ से खींचोगे, दोनों तरफ से पकड़ के खींचना है, तो टेंशन जारी है, टेंशन लगेगा ऐसे, स्प्रिंग सब लोग देखा होगा, इसका एक अद्भुत नेचर, जिधर खींचेंगे उसका अपोजिट वो खींचेगा। अनकम्प्रेस्ड हुआ मतलब नेचुरल लेंथ में हुआ, तो किसी भी तरीके का कोई फोर्स एक्ट, दबाओगे बोलेगा उधर जाएंगे, खींचोगे बोलेगा हम उधर जाएंगे, ऐसे करता है ना। ये देखिए ये स्प्रिंग अगर ये नेचुरल लेंथ में है, एल लेंथ में है, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई फोर्स, इसको इधर से क्या करिए फिक्स कर दीजिए और इस पे ऐसे लगा दिए फोर्स, दबाए, तो जब ये लगाएंगे फोर्स तो ये लगाएगा अब ये स्प्रिंग फोर्स, F बराबर अब सुनिए, जब तक ये अपने लेंथ को चेंज नहीं करेगा, अगर एक्स लेंथ आप यहां से दबा के यहां तक पहुंचा दिए तो अब वो आपको दबाना, तो फोर्स तुम इधर लगाए हो तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, जस्ट अपोजिट, अपोजिट के लिए ये माइनस जो है नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स विच इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्टिंग, मतलब क्या बोलेंगे अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाई कर रहे फोर्स उसका जस्ट अपोजिट लगेगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू के इज द, लिख लेते हैं वेयर, लिखिए वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इतना एकदम मजेदार सुनिए, इन स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट पर फोर्स डिपेंड करता है कि कितना खींच पाएंगे आप, नहीं समझ रहा है, मतलब ये फोर्स लगाए तुमको दे दिए खींचने के लिए, तो तुम कितना खींच पाओगे, एक्स मतलब इलोंगेशन, ये कितना खींच पाएंगे इसी पर डिपेंड करता है। एक दे दिए पेन वाला स्प्रिंग, लिया सीधा कर दिया, बेचारा फिर नहीं लौट के जाएगा, तुम्हारे पास इतना ताकत है कि आप वो डिफॉर्मेशन कर दिया। अगर यही रेलवे का स्प्रिंग दे दे तो उस पर तुम कूद भी जाओगे ना, उसमें किसी भी तरीके का कोई इलोंगेशन, इसका मतलब उसका के ज़्यादा है, जीरो इलोंगेशन कर पाएंगे। बाइक बैठते हैं तो सॉकर होता है ना, उसको दबा पाते हैं ना, उसमें मतलब जितने अलग अलग तरीके के स्प्रिंग होंगे उनके मटेरियल का ये क्या है, प्रॉपर्टी है, किस हिसाब से आप उसको इलोंगेट कर पाएंगे ये बताएगा, ठीक है। मतलब स्प्रिंग का क्वालिटी समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं ना। तो ये के ज़्यादा के कम, उसी हिसाब से फोर्स ज़्यादा फोर्स कम लगाना पड़ेगा। के हो गया मान लो 100 और आप फोर्स लगा रहे 10, के 100 लगा दिए, फोर्स लगा रहे आप 10 से, उसको कुछ बिगाड़ नहीं, इलोंगेशन होगा ही नहीं, वो हिल नहीं सकता है। 100 से जब तक ज़्यादा नहीं, जब तक जाएंगे जब तक इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका 100 है मान लेंगे, 100 तक में ये चुपचाप रहता है, आप लगाए 1 कोई फर्क, 10 20 50 100 99 तक भी चुप था, 100 ठीक है बराबर, 100 के बाद अब जाएगा तब बोलेगा चलो ठीक है थोड़ा सा इलोंगेशन, अब कितना वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये उसके कांस्टेंट वैल्यू जो है ये उसके मटेरियल को बताता है कि कितना मजबूत कितना नहीं है। एक्स क्या है पता है ना, इलोंगेशन, छाप लीजिए उसको भी, स्प्रिंग फोर्स।